अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें O2- लिंकेज है। इसको अगर हम देखें तो O-, इस चीज को हम पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो -1 स्टेट में होता है। नॉर्मली ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में पाया जाता है? -2। ठीक। H2O2 सॉल्यूशन अगर हम देखें, H2O2 कैन एक्ट both as oxidizing agent and reducing agent। ये इस बार जेईई मेंस का क्वेश्चन था, है ना? तो H2O2 दोनों की तरह ही एक्ट कर सकता है। मेंस में क्वेश्चन में लिखा होता है H2O2 कैन एक्ट ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑप्शन गलत था। पूछा था कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम कर सकता है कि अगर हम H2O2 ले लें तो H2O2 चेंज हो सकता है H2O में, -1 से कहां चला गया? -2 में। इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि कम हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझिए बात। इसका मतलब अगर H2O2 के बगल में अगर कोई ऐसी चीज रखी हो जो इससे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, तो ये उसको ऑक्सीडाइज करने लग जाएगा, है ना? जैसे फॉर द एग्जांपल लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि I2 + H2O2 कर दें तो H2O2 तो बदल जाएगा H2O में, और यहां से ये किसमें बदल जाएगा? I-। तो ये 0 से कहां चला गया? -1। ठीक। तो इसका तो क्या हुआ? यहां से -1, दोनों का ही रिडक्शन हो रहा है क्या? नहीं, ये I- होगा, तो I- और इधर होगा I2। तो अगर मैं यहां देखूं तो -1 से ये 0 में गया, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हुआ? रिडक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी है कि H2O2 इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो -1 से नीचे वाली स्टेट में जाएगा -2। ठीक है ना? ये ध्यान रख सकते हैं अपन। दूसरा है कि H2O2 जो है ये O2 में बदल जाए, -1 से 0। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी ये किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में इसकी बगल वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी अगर मैं ले लूं KMnO4 + H2O2 एसिडिक मीडियम में, तो उस केस में आप एक गेस कर सकते हो कि प्रोडक्ट कौन से आने वाले हैं। KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में जाता है? Mn+2 में। अब दूसरा डाउट है ये किस में जाएगा? तो चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ये किस में जाने वाला है? तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि H2O2 का प्रोडक्ट क्या होगा। अगर H2O2 के साथ ऑक्सीडाइजिंग रखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्रोडक्ट O2 होगा, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट रखा हुआ है तो प्रोडक्ट क्या होगा? H2। ये बात समझ गए हैं? अच्छा, अगर मैं बैलेंस इफेक्टर चेक करूं दोनों में, जब ये यहां काम कर रहा है -1 से -2 जा रहा है, तो बैलेंस इफेक्टर यहां कितना लूंगा? 1 का चेंज और एटम 2। और अगर मैं यहां लूं तो यहां भी बैलेंस इफेक्टर कितना लूंगा? 1 का चेंज एटम 2, यानी 2। यानी चाहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, इसका वैलेंस इफेक्टर ऑलवेज हम कितना लेते हैं? चाहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, वैलेंस इफेक्टर कितना लेना है? 2। ठीक, नोट कीजिए सर। क्वेश्चन को अगर हम रख दें लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब होता है कि अगर सॉल्यूशन को हम सिंपली काफी समय तक रख दें तो ये अपने आप H2 और O2 में बदलने लग जाता है। यानी ये कौन सी रिएक्शन हो रही है इसकी? डिसप्रपोर्शन।
तो H2O2 को लंबे समय तक रखने पर ये अपने आप टूटने लग जाएगा और O2 रिलीज करने लग जाएगा और इस H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होती जाएगी। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए H2O2 के लिए हम बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ की। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसको मैंने लिख दिया XV से। ठीक, लिखने का तरीका है इसका XV। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने लिख दिया 10V, 20V, 30V। तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, V की टर्म्स में। अब इसका क्या मतलब है वो समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए फॉर द एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने लिया 1 ml H2O2 सॉल्यूशन और 1 ml H2O2 सॉल्यूशन टूटने के बाद x ml हमें O2 देता हो 8 STP पर। डेफिनेशन क्या है? 1 ml H2O2 सॉल्यूशन टूटने के बाद जितना ml ऑक्सीजन देता है STP पर, वही नंबर क्या कहलाता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? x। और रिप्रेजेंट करने के लिए यहां क्या लगा देते हैं? कैपिटल V। तो कैपिटल V सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि हमें पता लग जाए कि कॉन्सेंट्रेशन किसमें लिखी हुई है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर हम किसी नंबर के साथ कैपिटल M लगा देंगे तो मोलारिटी बन जाएगी, स्मॉल m लगा देंगे तो क्या बन जाएगी? मोलारिटी। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलारिटी में रिलेशन देख रहा हूं। कैसे देखेंगे अपन कि 1 ml H2O2 लिया है हमने और 1 ml H2O2 सॉल्यूशन हमें दे रहा है x ml O2 8 STP। सही है? 1 ml यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया? 1/1000 लीटर। सही? 1/1000 लीटर है x ml O2। अगर मैं मोल में चेंज करना चाहूं इसे, क्या करना चाहिए मुझे? n बराबर x/22400। ये मोल का बेसिक कंसेप्ट है कि अगर ml में दे रखा हो तो किससे डिवाइड करते हैं? 2240। अगर लीटर होता तो 22.4 से डिवाइड करते। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन अपन यही गलती कर रहे है ना। तो मोल में चेंज करने के लिए 22.4 से डिवाइड नहीं करना, पर ml में है तो इससे डिवाइड करेंगे। मोल आगे मेरे पास किसके? O2 के। ठीक, अब वहां पे देखो कि H2O2 टूट के हमें क्या देने वाला है? H2O प्लस O2। मैं सिंपली यहां हाफ लगा दूं तो बैलेंस हो गया। इसका मतलब मोल मोल एनालिसिस NH2O2 अपॉन 1 बराबर NO2 अपॉन हाफ। यहां 2 से गुणा भी कर सकता था मैं, सिंप्लीफाई करने के लिए, एक ही बात है। इसको उठा के हम यहां रख दें तो मेरे पास मोल H2O2 कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू x अपॉन 11200। अब अगर मुझसे मोलारिटी पूछी जाए H2O2 सॉल्यूशन की, मोलारिटी क्या होती है? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल किसके? H2O2 के। और वॉल्यूम किसका? H2O2 का। बताइए मोल कितने लिए हैं अपन ने H2O2 के? x अपॉन 11200 अपॉन यहां पे VH2O2 कितना रखना है? 1/1000। सोल्व करने पे कितना आ गया? x अपॉन 11.2। तो इसका रिजल्ट आप सीधा याद करोगे, x इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी। और x हमारे पास क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ध्यान दे लो, इसमें हम क्या चीज निकाल रहे हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हमने कैसे लिखा है?
XV से। इसका मतलब 1 ml H2O2 सॉल्यूशन टूटने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद x ml O2 देता है STP पर। x ml O2 STP पर देगा तो यही नंबर क्या कहलाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर 1 ml है तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1/1000 लीटर। x ml O2 STP पर है तो मोल हो गए O2 के x/22400। ठीक, अगर मोल मुझे इसके पता लग गए तो यहीं से देख लो, अगर मैं कोफिशिएंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 2 और ये उल्टा देख लो, इसके 2 मोल से 1 मोल मिलता है। इसका मतलब जितने इसके मोल होंगे उसके दुगने ही होने चाहिए। ठीक है, इसके मोल जितने हैं उसका दुगना इसके मोल आ गए। ठीक है, जितने मोल H2O2 है डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दें तो मोलारिटी आ जाएगी। सोल्व करने पे रिलेशन याद करना है कि x वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी। तो एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ से ये बना कि अगर आपको मोलारिटी दे दी तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट कीजिए इसे। 22.4 V का साइन मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अपने पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला है 11.2 इंटू मोलारिटी। ये सीधा याद करें अपन, तो ये अगर दे दिया है 22.4 तो मोलारिटी मेरे पास आ गई, मोलारिटी इज इक्वल टू 2 कैपिटल है। हमसे दूसरी पार्ट पूछी है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। इन ग्राम पर लीटर ये कैसे निकलेगा? मोलारिटी पे ध्यान दें अपन कि मोलारिटी इज इक्वल टू 2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 मोल पर लीटर। इसको आगे मैं लिख सकता हूं 2 मोल H2O2 पर लीटर, क्योंकि सॉल्यूट तो H2O2 मान रहा है अपन। 2 मोल H2O2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 34 ग्राम, कितने में? 1 लीटर में, तो 68 ग्राम पर लीटर। तो आप चाहो तो सीधा एक फार्मूला याद कर सकते हो, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये इजीली निकाला जा सकता है इस तरीके से। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर पूछा हो तो आप क्या करो? मोलारिटी इंटू मोलर मास कितना कर दें? 30। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन, है ना, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा पार्ट मैंने क्या पूछा है? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अब परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकालना है अगर अपन को, तो स्ट्रेंथ अपन निकाल ही चुके हैं, यानी कि 1 लीटर यानी कि 1000 ml कंटेंट्स 68 ग्राम। तो 100% में से निकाला जाता है तो ये कितना आ जाएगा? 68/1000 इंटू 100 बराबर 6.8%। या तो डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, है ना, या फिर अपन एक फार्मूला भी है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के लिए, इज इक्वल टू वेट सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन। किस में होता है ये? ml में, इंटू 100। तो वैसे फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सीधा निकाल सकते हो कि 1 लीटर में 68 ग्राम है तो 100 ml में कितना होगा? 6.8 ग्राम। यही परसेंटेज हो जाएगी वेट बाय वॉल्यूम, है ना। तो ये 3 चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। अगर मान लीजिए H2O2 H2C2O4 वर्सेस टाइट्रेशन करा रहा हूं मैं NaOH की। H2C2O4 क्या है? इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। अब अगर यहां पे मैं वैलेंसी फैक्टर देखना चाहूं तो इसका वैलेंसी फैक्टर यहां कितना होगा? वैलेंसी फैक्टर होगा 2। क्यों? क्योंकि 2H प्लस देगा। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? अभी ये रिएक्शन कौन सी होने वाली है दोनों के बीच में? एसिड बेस टाइट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी चीज को मैं ले रहा हूं H2C2O4 को वर्सेस KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अभी टाइट्रेशन कौन सी हो जाएगी? रिडॉक्स। ऊपर वाली एसिड बेस टाइट्रेशन है जिसमें H प्लस देकर OH माइनस के साथ खत्म करवाएगा। नीचे वाली रिएक्शन कौन सी है? रिडॉक्स। ठीक है, तो वहां पर रिडॉक्स में काम कौन सी चीज आने वाली है? यहां कौन सी चीज काम आ रही थी?
हाइड्रोजन। तो अब की बार ये तो किस में जाएगा, Mn+2, वैलेंसी फैक्टर 5। ये किस में जाएगा, जहां भी ऑक्सलेट आयन दिख जाए अपन को तो वो ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता है, तो बताइए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा यहां, +3 से चेंज किस में जा रहा है, +4 में। चेंज एक का है, एटम 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर, इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर तो दोनों जगह सेम है, पर इसका वर्क यहाँ किसकी तरह हो रहा है, यहाँ वर्क हो रहा है एज ए एसिड, H+ दे रहा है, और यहाँ वर्क किसकी तरह हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बगल वाला क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन, है ना। तो कहीं पर अगर ये आ जाए तो उस केस में अपन ऐसे करेंगे। जैसे हो सकता है कोई हाइपोथेटिकल ऐसे दे दे, सपोज कीजिए KHC2O4, एक हाइपोथेटिकल लिख रहा हूं मैं, K2C2O4 वर्सेस NaOH लिख दिया मैंने, ध्यान देना। तो यहां वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, यहां पे वैलेंसी फैक्टर OH- से रिएक्ट करने के लिए एक ही H है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 1। और अगर मैं यहां रिएक्शन करा दूं K2Cr2 या KMnO4 से, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब वैलेंसी फैक्टर, तब काम कौन आएगा, तो ये जाएगा CO2 में। तो बताइए कितना हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, 4 कार्बन एटम है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है इसके लिए ऑक्सीलेट के साथ, ठीक, नोट कीजिए से यहां तक। पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। इसको अपन ऐसे बना सकते हैं CaClOCl। अगर ये टूटेगा तो इसमें 3 तरह के आयंस होंगे, Ca+2, Cl- OCl। क्लोरीन कौन सी स्टेट में है, यहाँ माइनस है, यहाँ कौन सी स्टेट में है, और अगर एवरेज निकालना चाहूं तो एवरेज क्या आ जाएगा। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले और आंसर अगर SCQ टाइप का हो तो आंसर क्या होगा, 0, एवरेज होगा वो। और अगर MCQ में पूछ ले वो, तो 2 तरह की स्टेट पॉसिबल है, -1 और +1। यहां से दिखाई दे रहा है ये। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये क्लोरीन देता है, और क्लोरीन अगर आ गया तो मेटल का अगर कोई कलर पड़ा हुआ है कपड़े पर, तो उस कलर को ये क्लोरीन रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड्स में बदल देता है, जो कि आयनिक होते हैं, और आयनिक कंपाउंड ज्यादातर कलरलेस होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि मेटल और क्लोरीन मिलकर क्या बनाने लग जाते हैं, MCl, और MCl जो है वो आयनिक होने की वजह से कलरलेस हो जाता है। ये चीज अपने बाद में आएगी, तो इसको मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। तो ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, क्लोरीन देना, है ना। अब क्लोरीन कैसे लिबरेट करता है वो देख रहे हैं। सबसे पहले मैं मोल से देखूं कि CaOCl2 को अगर मैं पूरा तोड़ दूं तो इससे मुझे क्लोरीन मिलेगा, इसके 1 मोल से ये कितना मिलेगा, 1 मोल। यानी अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर का सारा क्लोरीन निकाल दूं तो इससे कितनी क्लोरीन मिल सकती है, इसका मोलर मास कैलकुलेट कीजिए, 40 + 16 + 71 ग्राम से ये कितना मिलने वाला है। इसका मतलब मैक्सिमम अवेलेबल क्लोरीन, मैक्सिमम क्लोरीन थ्योरेटिकली कितनी होनी चाहिए इसमें, 71 अपॉन इसका सम 127 × 100 डिवाइड करके बताना क्या आंसर आता है इसका, 71 अपॉन 127 × 100। कितना, 55 पॉइंट
यानी 56% के आसपास। तो क्लोरीन जो है वो ये कितनी दे सकता है, मैक्सिमम 56%। अब एक्चुअली हम जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं इसमें वो है कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। इसका क्या मतलब है, एक तो ब्लीचिंग पाउडर को पूरा तोड़ के मैं कितनी क्लोरीन निकाल सकता हूं, 56%। और एक होता है कि रिएक्शन के दौरान ये कितनी क्लोरीन देता है। रिएक्शन के दौरान ये जितनी क्लोरीन देता है उसको हम कहेंगे अवेलेबल क्लोरीन। उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करा देते हैं एसिड से। जब ब्लीचिंग पाउडर एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरीन लिबरेट करेगा। स्टेप समझ जाइए, ब्लीचिंग पाउडर और एसिड से क्लोरीन लिबरेट होगा। इस क्लोरीन पे हम डाल देते हैं एक्सिस KI। एक्सिस KI डालने पर यहां से आयोडीन लिबरेट होगी और आयोडीन की रिएक्शन टाइट्रेशन करा देते हैं किससे, हाइपो से। अगर मान लो हाइपो मुझे पता है कितने मोल है, तो हाइपो से आप क्या निकाल लोगे, आयोडीन। आयोडीन से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यही कैलकुलेशन क्या कहलाती है, कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। 3 स्टेप है, समझ जाइए। ब्लीचिंग पाउडर प्लस एसिड से क्लोरीन, क्लोरीन प्लस KI से आयोडीन, और आयोडीन की टाइट्रेशन हाइपो के साथ, है ना। अब मैं इसकी स्टेप्स लिख रहा हूं कैसे। ब्लीचिंग पाउडर पे एसिड डाल दिया, तो ये एसिड रिएक्ट करेंगे इसके साथ। रिएक्शन इमेजिन करना आसान है, जैसे मैंने H2SO4 लिखा, तो कैल्शियम +2 के साथ क्या चला जाएगा, SO4 - 2, क्या बन जाएगा, CSO। ऑक्सीजन चला जाएगा 2H+ के साथ, क्या बन जाएगा, H2, और क्या लिबरेट हो जाएगा। तो जब ब्लीचिंग पाउडर पे एसिड डाला जाता है तो क्या चीज हमें ऑब्टेन हो रही है, क्लोरीन गैस। अब जब ये क्लोरीन लिबरेट हो रही है, उसी टाइम हम क्लोरीन के साथ क्या डाल देते हैं, KI एक्सिस में। ये रिएक्शन में लिखा चुका हूं आपको, I- और Cl2। क्लोरीन साइज में छोटा है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये बदल जाएगा KCl + I2। क्या लिबरेट हो गया, और फिर हम आयोडीन की टाइट्रेशन किसके साथ करा देंगे, वर्सेस हाइपो। और ये रिएक्शन आप सीधा याद कर सकते हो, I2 + Na2H2O3 से Na2H4O6 + NaI। स्टेप समझ गए 3। पहले एसिड की सहायता से क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, क्लोरीन इसमें डिसोल्व होके आयोडीन लिबरेट करेगी। आयोडीन की टाइट्रेशन किसके साथ, हाइपो। अगर हाइपो पता है तो आयोडीन पता लग जाएगा, आयोडीन पता है तो क्लोरीन पता लग जाएगा, और क्लोरीन की परसेंटेज निकालनी है तो इसका मास पता होना जरूरी है। तो आगे की कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं पहले समझ लो, नोट कर लेना बाद में। अब देखो, आगे की कैलकुलेशन देखने के लिए मैं सबसे पहले CaOCl2 मान लीजिए ये पड़ा हुआ है मेरे पास x ग्राम। CaOCl2 सैंपल मैंने कितना माना, x ग्राम, और इससे मुझे जो क्लोरीन मिली वो क्लोरीन मैंने मानी y ग्राम। ठीक, तो परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन क्या होगी, अवेलेबल क्लोरीन y/x × 100। पहली स्टेप क्या है, ब्लीचिंग पाउडर x ग्राम सैंपल माना, उससे क्लोरीन कितनी मिली, y ग्राम, तो परसेंटेज क्लोरीन की कितनी हो गई, y/x × 100। क्लोरीन के मोल्स निकालूं तो कितने हो जाएंगे, y/71 मोल। अब अगर हम यहां से आगे बढ़े, मोल से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं इक्विवेलेंट कंसेप्ट से। उसका कारण क्या है
कि अगर मैं वैलेंसी फैक्टर देखूं यहां से, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1, इसका वैलेंसी फैक्टर 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 2, क्या फायदा होगा अपन को? इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर, यानी कि इनडायरेक्टली, समझिए बात हो, वो मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि ये दोनों का कॉमन का वैलेंसी फैक्टर सेम है। यानी मैंने लिखा ECl2, अच्छा इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो इक्विवेलेंट Cl2 कितना आ गया मेरे पास? Y/71 इंटू 2 बराबर Y/35.5। यहां तक सही है? हम लिख रहे हैं ECl2 बराबर EI2 और EI2 बराबर E हाइपो, सही है? सीधा लिख सकते हैं ना अपन ये चीज, ECl2 बराबर EI2, EI2 बराबर E हाइपो। आगे बढ़ते हैं इसमें कि यहां से अपन ने अगर इसको मैं उठा के यहां पुट कर दूं तो मेरे पास ECl2 बराबर है Y/35.5 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। इसको मैं लिख सकता हूं नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है? ये अपन ने लिखा तो Y कितना आ गया? Y आ गया NV 35.5, सही? इस Y को उठा के मैं वहां रख दूं इस वाले फार्मूले में, तो परसेंट अवेलेबल क्लोरीन, क्लोरीन इज इक्वल टू Y की जगह रख दूं तो ये आ जाएगा NV 3550 अपॉन क्या आ जाएगा? X। आप चाहें तो सीधा फार्मूला याद कर लें, ठीक है ना? NV 3550 अपॉन X, जो भी जैसे भी याद करना है आपको, ठीक है? N जो है ये यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मलिटी। V क्या होगा? वॉल्यूम, किस में होना चाहिए? लीटर में। और X क्या है? मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक? अगर मान लो मुझे नॉर्मलिटी ना दी हो, ये नॉर्मलिटी किसकी है? ऑफ हाइपो। अगर नॉर्मलिटी नहीं दी हो तो वैलेंसी फैक्टर हाइपो का कितना होता है? 1। तो नॉर्मलिटी ऑफ हाइपो इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ हाइपो। तो अब आप ये समझ लीजिए एक चीज और, एक बार और अपन इसको रिपीट कर लेते हैं। हम क्या चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर सैंपल से कितनी क्लोरीन मिलती है, उसकी परसेंटेज क्या है। माना ब्लीचिंग पाउडर है X ग्राम और क्लोरीन मिल रही है Y ग्राम, तो परसेंटेज हो गई Y/X इंटू 100। आगे की स्टेप बिल्कुल आसान है, अगर उसको याद ना भी करें तो भी यहां से कर सकते हैं, ठीक? तो मोल क्लोरीन बराबर Y/71, वैलेंसी फैक्टर 2 है तो इसके इक्विवेलेंट आ गए Y/35.5। जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने इक्विवेलेंट ये है और उसी के बराबर इक्विवेलेंट हाइपो। तो बराबर करके एक ही स्टेप में मैंने क्या करा? इक्विवेलेंट क्लोरीन बराबर इक्विवेलेंट हाइपो, हाइपो के इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये इक्विवेलेंट क्लोरीन के रखे तो Y का वैल्यू आ गया NV 35.5। Y रखा मैंने यहाँ, तो परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन NV 3550 अपॉन X। अब फार्मूले में क्या याद रखोगे? नॉर्मलिटी ऑफ हाइपो, वॉल्यूम ऑफ हाइपो इन लीटर, X मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। समझिए बात को? और नॉर्मलिटी बराबर क्या होती है? मोलारिटी। इस पर क्वेश्चन करते हैं अपन। तो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन। सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर जो हमने लिया है ये X कितना हो गया? 3.55 ग्राम, सही है? इस ब्लीचिंग पाउडर को एसिटिक एसिड और KI डाला एक्सिस में। ये वही स्टेप है कि पहले क्लोरीन और क्लोरीन से I2 और लास्ट में लिख भी रहा है कि लिबरेटेड I2। तो अगली रिएक्शन जो है, या तो मैं रिएक्शन लिख के करूं या सीधा फार्मूला परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन बराबर NV 3550 अपॉन X। अब नॉर्मलिटी हमें दी है हाइपो की मोलारिटी, कितनी दी है?
0.1, यही नॉर्मलिटी मान लूं मैं, ठीक है? तो ये चीज तो हो गई अपने पास 0.1। वॉल्यूम 50 ml है, उसको लीटर में चेंज करें 0.050 लीटर, इसको रखें यहां पर, कितना आंसर आ गया? परसेंटेज क्लोरीन बराबर 5%। अब देखिए ये 5% आ रहा है प्रैक्टिकली क्लोरीन जो ऑब्टेन हो रही है। अगर अपन बोलते थ्योरेटिकली कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? 56%। समझिए बात को। मान लो एक स्टेटमेंट बना सकता है कि परसेंटेज क्लोरीन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर कुड बी 68%। अब स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है, क्योंकि जो मैक्सिमम निकाल सकते हैं अपन क्लोरीन वो कितनी परसेंट है? 56। तो यानी आंसर आपका 56 से तो कम ही आना चाहिए। कभी अगर आपने गलती कर दी और 60 आ गया वो तो गलत है। समझिए बात हो। तो ये तो अपन ने सीधा फार्मूला लगाया। अगर मान लो बच्चे को एग्जाम में ये फार्मूला याद ना हो तो फिर क्या करेंगे अपन, उसका तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इसके मिलीमोल निकाल लूं, ठीक है ना, और इसके मिलीमोल, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 है, ठीक। तो इसके मिलीमोल इसके इक्विवेलेंट इतने ही हो गए। वही तरीका है वैसे तो कि अगर अपन यहां से जो मोल बैलेंसिंग करके अगर रिएक्शन दिमाग में तो वहां से भी कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको बता रहा हूं, यहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यहां ये डिसोल्व करवा के 2 लीटर में उसका 500 ml निकाल रहा है। इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि 14.2 ग्राम कितने में डिसोल्व किया है? 2000 ml में। लेकिन अपन सॉल्यूशन कितना निकाल रहे हैं इसका निकाल रहे हैं 500 ml। तो 2000 का 500 ml निकाल रहे हैं 1/4। तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर कितना होगा? 14.2/4 ग्राम। कितना आ गया? 3.55। और 3.55 ग्राम यही क्वेश्चन बन गया। यहां रखेंगे, डेटा वही लिया है मैंने, तो आंसर इसका भी कितना आ गया? 5%। तो बच्चे से ये गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है? कि वो ब्लीचिंग पाउडर जो 14.2 लिया है वो सीधा ही यहां रख देगा। समझेगा? तो सीधा अगर यहां रख दिया तो गलत आंसर आने वाला है। कारण क्या है कि जो ब्लीचिंग पाउडर हमने 2000 ml में घोला है, हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं, हम यूज किसको कर रहे हैं? 500 ml। यानी कि हम उसका 1/4 हिस्सा करके बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर 2000 ml में इतना ग्राम है तो 500 ml में कितना ग्राम होगा? इसका 1/4। x अगर पता लग गया तो आगे का काम n × v करना है। नॉर्मलिटी मोलाइटी दे दी, वॉल्यूम दे दिया, लीटर में रखना है वॉल्यूम, और वही तरीका है सॉल्व करने का। समझ गए बात हो? अगली क्लास में 2 छोटे से टॉपिक और हैं, ओलियम